बीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का रायपुर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि पूर्व ऐतिहासिक कालीन राजस्थान का इतिहास, और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि पाषाण काल के अंतर्गत राजस्थान में पाषाण संस्कृति का जो विकास हुआ उसका हमने अध्ययन किया था, और देखा था कि किन किन तरह के औजार हमको प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, वहाँ के उस समय के जो जीवन था वो किस तरह का जीवन था। अब हम अध्ययन करेंगे कि प्रस्तर धातु युग में राजस्थान में विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ। जिनमें से प्रमुख है कालीबंगा है, आहड़ है, आहड़ संस्कृति है, कालीबंगा संस्कृति है, ओजियाना है, गिलोंड है। तो इसके अलावा गिलोंड है, ओजियाना है, गणेश्वर है, ईश्वाल है, बेराट की सभ्यता है, बालातल की सभ्यता है। तो इन विभिन्न जो सभ्यताएं हैं उनका हम आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो अध्ययन का जो विषय है वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में हमारी जो सिंधु सभ्यता जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सिंधु सभ्यता, उसी का एक पार्ट था। एक तरह से सिंधु सभ्यता का एक नगर था। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा था, धोलावीरा था, उसी तरह राजस्थान में सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था कालीबंगा। और यहाँ से हमें हड़प्पा काल के बारे में जानकारी मिलती है, या सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम इससे पता चलता है कि राजस्थान में सिंधु सभ्यता के समय से ही मानव का आवास प्रारंभ हो गया था, एक अच्छी संस्कृति का विकास यहाँ हो गया था। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ ज़िले में है। और ये घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा एक छोटा सा नगर है। यहाँ एक प्राचीन दुर्ग के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। प्राचीन नगर के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। प्राचीन जो सरस्वती और द्रस्वती नदी थी उसकी जगह आजकल घग्गर नदी बहती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो ये कालीबंगा है, घग्गर नदी के किनारे पे बसा हुआ है, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। कालीबंगा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता में मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो कितने सालों पहले हो गया था? लगभग 4000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता से भी पूर्व यहाँ मानव सभ्यता का विकास हो गया था। हम यहाँ आगे अध्ययन करते हैं तो अब हम पता चलता है कि जब कालीबंगा की जो खुदाई है, या सर्वप्रथम कालीबंगा जो स्थल है उसका पुरातत्व महत्व के बारे में पता लगाने वाले विद्वान थे अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष ने ही सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में हमको जानकारी दी, इसकी खोज की। बाद में बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से लेकर 69 में यहाँ खुदाई कार्य किया गया। तो यहाँ खुदाई कार्य करने पे पता चलता है कि यहाँ एक उन्नत मानव सभ्यता का निवास था। और ये सभ्यता न केवल सिंधु सभ्यता के समय बल्कि उससे प्राचीन काल में भी। यहाँ की खुदाई में हमें पता चलता है कि यहाँ पे सभ्यता के 5 स्तर पाए गए। कितने स्तर? 5 स्तर। ये आपके एक बार मन में विचार आ रहा हो कि ये 5 स्तर क्या है। जब भी हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो ऊपर से नीचे जो खुदाई करते हैं उसे ऊर्ध्वाधर उत्खनन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर उत्खनन। तो हम खुदाई करते करते जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, तो वैसे वैसे अलग अलग सभ्यताओं के, इस तरह से 5 सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो सबसे नीचे का जो सभ्यता का स्थल हमको प्राप्त होता है, जो सबसे नीचे की जो सभ्यता का स्तर है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। तो प्रारंभ के जो कालीबंगा से हमें 5 स्तर मिलते हैं सभ्यता के। उन 5 स्तरों में जो प्रारंभिक पहला और दूसरा जो स्तर है वहाँ पे जो अवशेष मिलते हैं वो अवशेष हमें सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन मिलते हैं। तो जो कि यहाँ इसमें हम सर्वप्रथम जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता का पता किसने लगाया? अमलानंद घोष ने लगाया। बाद में उसमें उत्खनन कार्य किस किस के द्वारा किया गया? बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा। कब से कब किया? 1961 से लेकर 1969 तक। यहाँ जो सभ्यता प्राप्त हुई है, कितने स्तरों की प्राप्त हुई है, कितनी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो
5 सभ्यता है। जो प्रारंभिक 2 स्तर है वो सिंधु सभ्यता के पूर्व के हैं, बाकी के जो 3 स्तर हैं वो सिंधु सभ्यता और उसके बाद के काल के हैं। तो कालीबंगा की स्थिति कहाँ पर? पुरातात्विक स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ से कालीबंगा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। कालीबंगा पीलीबंगा से मात्र 5 किलोमीटर है। कालीबंगा और पीलीबंगा पास पास में 2 कस्बे हैं, 2 गांव हैं, तो वो कालीबंगा और पीलीबंगा के बीच में कितनी दूरी है? 5। पीलीबंगा एक छोटा सा कस्बा है। पीलीबंगा में बीकानेर और हनुमानगढ़ से सीधी रेल सेवा उपलब्ध है और सड़क मार्ग के द्वारा भी वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। परिचय। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित कालीबंगा स्थान पर उत्खनन द्वारा 1961 ईस्वी के मध्य किए गए उत्खनन 26 फुट ऊंची पश्चिमी थेड़ी या टीले से प्राप्त अवशेषों से विदित होता है कि लगभग यहाँ 4,500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसका एक प्रमुख नगर था कालीबंगा। तो यहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता है, सिंधु सभ्यता यहाँ फल फूल रही थी। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती के तट पर स्थित है। यह अब घग्गर नदी के रूप में है। सतलज उत्तरी राजस्थान में समाहित होती थी। सूरतगढ़ के निकट नौहर भादरा क्षेत्र में सरस्वती और द्रस्वती का संगम स्थल है। तो यहाँ 2 प्राचीन नदियों का संगम स्थल था, सरस्वती नदी और द्रस्वती नदी। ये दोनों कहाँ मिलती थी? सूरतगढ़ के निकट नौहर भादरा, हनुमानगढ़ में नौहर और भादरा। स्वयं सिंधु नदी अपनी विशालता के कारण वर्षा ऋतु में समुद्र जैसा रूप धारण कर लेती थी, जो इसके नामकरण से ही स्पष्ट है। सिंधु का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो सिंधु नदी भी एक विशाल नदी थी प्राचीन काल की। हमारे देश में सिंधु सभ्यता का मूल उद्भव एवं विकास एवं प्रसार सप्त सिंधु प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत होती है या सिंधु सभ्यता का विस्तार होता है वो कहाँ होती है? सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र कौन सा? सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र में सिंधु, सरस्वती, द्रस्वती आदि ये प्रमुख जो नदियाँ थी, इन नदियों के किनारे हमारे प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। तो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था कालीबंगा। तो कालीबंगा से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सरस्वती उपातिका या घाटी, सरस्वती नदी की घाटी सरस्वती एवं द्रस्वती के मध्य स्थित ब्रह्मवर्त का पवित्र प्रदेश जो मनु के द्वारा देव निर्मित माना जाता है। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा है। सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा? ब्रह्मवर्त प्रदेश। और इसको देव निर्मित माना गया, धन धान्य से परिपूर्ण माना गया। धन धान्य से परिपूर्ण क्यों माना गया? देव निर्मित क्यों माना गया? क्योंकि यह क्षेत्र नदियों द्वारा सिंचित था और यह उपजाऊ प्रदेश था। तो मानव सभ्यता का यहाँ अच्छा विकास हुआ। वैदिक ऋचाओं में भी इस क्षेत्र के बारे में हमें उल्लेख प्राप्त होता। इस क्षेत्र की इस क्षेत्र का वर्णन किया गया है। एक तरह से देव निर्मित भूमि के रूप में इसका वर्णन किया गया तथा गिरि से समुद्र उत्तम थी। ऋग्वेद के ऋग्वेद के 7 मंडल में कहा गया है कि एका चतत सरस्वती नदी नाम सुचिर्यतो गिरम्ब्य आसमुद्रात सतलज उत्तर राजस्थान में सरस्वती में समावित होती थी। C.F. ओल्डन ने ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों के आधार पर बताया कि घग्गर पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जानी जाती है। जो क्या है? घग्गर नदी है वो पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जानी जाती है। नदी के घाट पर ऋग्वेद में बहने वाली नदी सरस्वती द्रस्वती थी। जो घग्गर नदी वर्तमान में जो घग्गर नदी है जो हनुमानगढ़ जिले में बहती है वो प्राचीन काल में कौन सी नदी थी? सरस्वती एवं द्रस्वती नदी, जिसका उल्लेख इसमें किया गया है? ऋग्वेद में।
कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री। कालीबंगा से हमें विभिन्न तरह की जो सामग्री मिलती है, कौन कौन सी सामग्री हमको प्राप्त होती है। कालीबंगा से लगभग 4500 वर्ष पूर्व के सभ्यता है, जहाँ विभिन्न स्थानों पर खुदाई की गई। जैसी तरह से सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई, उसी तरह से एक सिंधु सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर था कालीबंगा, जिसमें एक टीला प्राप्त हुआ और उस टीले की खुदाई से हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तांबे के औजार व मूर्तियाँ। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे, क्योंकि इस समय तक मानव पत्थर के साथ साथ धातु का प्रयोग करने लग गया, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, प्रस्तर धातु काल। क्या कहते हैं, प्रस्तर। और धातुओं में मानव द्वारा सर्वप्रथम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व में, नहीं केवल राजस्थान में बल्कि संपूर्ण विश्व में मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का इस्तेमाल किया है वो धातु तांबा थी। क्या थी, तांबा। तो कालीबंगा में जो खुदाई हुई और उस खुदाई से हमें तांबे के विभिन्न प्रकार के औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं और विभिन्न तरह की हमें मूर्तियाँ प्राप्त होती है, जो यह प्रकट करती है कि मानव प्रस्तर युग में से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था, कि मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी कर चुका है। अब ताम्र युग की शुरुआत हो गई थी। इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसे कालीबंगा कहते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है काली चूड़ियाँ। क्या है, काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा जो नाम है उसका नामकरण किनके आधार पे होता है, काली चूड़ियों के आधार पे। इसको क्या कहते हैं, कालीबंगा। ये ध्यान रखना भाई, कालीबंगा का नामकरण किससे हुआ, काली चूड़ियों से। तो यहाँ पे तांबे की काली चूड़ियाँ भी हमें प्राप्त होती है। चाहते हुए है कि पंजाबी में वंगा का अर्थ चूड़ी होता है, इसलिए कालीबंगा का अर्थात काली चूड़ियाँ। और महत्वपूर्ण चीज़, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ मिली है अंकित मोहरे। जो विभिन्न तरह के चित्र जिन मोहरों पे अंकित है वो अंकित मोहरें प्राप्त होती है। मोहरें है ना धातु, मिट्टी, शैलकड़ी के पत्थर इत्यादि की बनी होती है और इनसे हमें उस समय के जीवन के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी पर बनी मोहरें मिली है, मिट्टी की बनी मोहरें मिली है, जिन पर वर्षभ और अन्य पशुओं के चित्र हमको प्राप्त होते हैं। जैसे आप मोहरों में देख पा रहे होंगे, है ना, हिरण है, वृषभ है, बाघ है, तो इनके चित्र हमको प्राप्त होते हैं। इनके ऊपर कुछ लेख भी अंकित मिले हैं, परंतु अभी तक इस भाषा को हम पढ़ नहीं पाए। और परंतु यह पता चलता है कि लिपि है वो किस तरह से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। किस तरह से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। अभी वर्तमान में अपन बाएं से दाएं लिखते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता कालीन जो लिपि थी या कालीबंगा की जो लिपि थी वो लिपि कैसी थी, दाएं से बाएं की ओर। तांबे या मिट्टी की बनी मूर्तियाँ। तांबे या मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, पशु पक्षी और मानव आकृति, ये भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान पशुओं में बैल, बंदर, पक्षियों की मूर्तियाँ मिली है। जो पशुपालन व कृषि में बैल का उपयोग किया जाना इससे हमें प्रकट होता है कि वह इन पशुओं का ये लोग इस्तेमाल अपने जीवन में करते थे। इसके अलावा तौलने के बाट क्या मिले हैं, तौलने के बाट भी हमको प्राप्त होते हैं। यह किसके बने होते थे, पत्थर के तोड़ने के बाद। जैसे कि हमने सिंधु सभ्यता जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता के जो बाट है वो एक निश्चित क्रम में मिलते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो इसी क्रम के बाट हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बर्तन, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तन प्राप्त हुए जिन पर चित्रांकन भी किया गया है, जिसमें के ऊपर चित्र बनाए गए हैं। यह प्रकट करता है कि बर्तन बनाने हेतु चारू का प्रयोग होने लगा तथा चित्रांकन से कलात्मक प्रवृत्ति व्यक्त करता है कि बर्तनों का चारू या चाक का इस्तेमाल किया जाने लग गया था। चाक की शुरुआत हो गई थी, साथ ही साथ बर्तनों के ऊपर विभिन्न तरह के चित्र उकेरे जाने लग गए थे। इससे उनकी कलात्मक प्रवृत्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगले जो उपकरण है वो आभूषण। अनेक प्रकार के स्त्री व पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कांच, सीप, शंख, घोंगा आदि से निर्मित आभूषण भी मिले हैं, जैसे कंगन है, चूड़ियाँ हैं इत्यादि।
अगली महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। नियोजित नगर, जैसे सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अन्य नगर थे, उसी तरह यहाँ पे भी जो नगर है वो नियोजित तरीके से बसाया गया नगर यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात है, कालीबंगा में भी सूर्य से तपी हुई ईंटों के मकान बनाए गए थे। दरवाजे, चौड़ी सड़कें, कुएं, नालियाँ आदि पूर्व योजना अनुसार निर्मित है, जो तात्कालिक मानव के नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, वहीं कालीबंगा में कच्ची ईंटों का, यह ध्यान रखना है अपने को, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि संबंधित अवशेष। कपास की खेती के सबसे प्राचीन जो अवशेष है वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारत का मुख्य व्यवसाय वस्त्र उद्योग है, तो सबसे पहले संपूर्ण विश्व में कपास की खेती के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? भारत में। और भारत में कहाँ पे? कालीबंगा में। साथ ही मिश्रित खेती, चना और सरसों के साक्ष्य मिलते हैं कि एक ही खेत में एक से अधिक फसल बोने की शुरुआत भी कहाँ पे हुई थी? कालीबंगा में। कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं प्राप्त हुई। एक खेत प्राप्त हुआ जिससे जोता गया खेत, जिसको जोता गया था, हल रेखाएं अंकित है। और वो यहाँ जो हल रेखाएं हैं वो यह अंकित करती है कि दो तरह की फसल एक साथ बोई जाती है। दो तरह की फसलें एक साथ एक ही खेत में दो तरह की फसलें बोई जाती है। यहाँ मानव कृषि कार्य करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पशुओं की मूर्तियों से होती है। बैल व बारहसिंगे की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है। बैलगाड़ी के खिलौने भी हमको यहाँ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो अगली सामग्री हमें प्राप्त होती है, खिलौने, वुडमेड टॉय, धातु व मिट्टी के खिलौने भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो बच्चों के मनोरंजन को के प्रति आकर्षण प्रकट करते हैं। तो विभिन्न तरह के यहाँ पे खिलौने हमको प्राप्त करते हैं। धर्म संबंधी अवशेष। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की बात कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। जैसे कि और जगह हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थल है, वहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति हमको मिलती है, परंतु कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिलती। इसके स्थान पर आयताकार, वर्तुलाकार व अंडाकार अग्निवेदियाँ मिलती है। क्या मिलती है? अग्निवेदियाँ। ध्यान रखना भाई, अग्निवेदियाँ। धार्मिक अवशेष क्या मिलते हैं? अग्निवेदियाँ। और इन अग्निवेदियों में बैल, बारहसिंगे की हड्डियाँ हमको प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि यहाँ मानव यज्ञ में पशु बलि भी देता था, यज्ञ करता था और यहाँ पे पशु बलि देता था। सिंधु सभ्यता के अन्य केंद्रों से भिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं, जो यहाँ मानव द्वारा अपनाए गए सुरक्षात्मक उपायों का प्रमाण है। यहाँ एक दुर्ग के अवशेष भी हमें, विशाल दुर्ग के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। ये जो दुर्ग है वो किस लिए बनाया जाता था? अपनी सुरक्षा के लिए। किस तरह? इसलिए अपनी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। उपयुक्त अवशेषों के स्रोतों के रूप में कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। पुरातत्ववेत्ता तो सिंधु सरस्वती नदी तट पर बसे होने के कारण कालीबंगा सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि यहाँ मानव प्रागैतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता से भी कई दृष्टियों से उन्नत था। खेती करने का ज्ञान होना, दुर्ग बनाकर सुरक्षा करना, यज्ञ करना आदि इस उन्नत दशा के सूचक है। वस्तुतः कालीबंगा का प्रागैतिहासिक सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में यथेष्ट योगदान है। कालीबंगा सभ्यता जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हम देख सकते हैं कि कालीबंगा की और क्या विशेषताएं हमको प्राप्त होती है। कालीबंगा से जो है, एक तो जल निकास की अच्छी व्यवस्था हमको प्राप्त होती है भाई। नालियाँ और कुएँ, जल निकास की अच्छी व्यवस्था है। नालियाँ और कुएँ के अवशेष हमको पड़ते हैं। नालियाँ एवं कुएँ, जो नालियाँ और कुएँ हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पे
जो है पक्की ईंटों के द्वारा पक्की ईंटों के द्वारा नालियों का निर्माण किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो नगर है वो एक तरह से बहुत नियोजित तरीके से बनाया जाता था। लकड़ी की बल्लियों के द्वारा जो घर होते थे उनकी छतों को तैयार किया जाता था। तो यहाँ के जो प्रमुख सिंधु सभ्यता में से प्रमुख जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रमुख क्वेश्चन कौन कौन से हो गए कि पहला क्वेश्चन तो ये कि इसकी खोज किसने की, ये कहाँ स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पे यज्ञ वेदियाँ किस सिंधु स्थल से प्राप्त होती है, कालीबंगा से। एक साथ 2 कृषि कहाँ पर कृषि के अवशेष हमको कहाँ पे मिलते हैं, जुता हुआ खेत के अवशेष हमको कहाँ पे मिलते हैं। ये सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कालीबंगा सभ्यता से बन सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो समाप्त